चलिए कौन सा सेट नंबर कौन सी 18 18 सेट नंबर 18 है ना। चलिए तो आजकल कैसा लग रहा है आपको, पेपर का स्टैंडर्ड कैसा लग रहा है? ठीक है ना, मतलब बहुत आसान भी नहीं है बहुत टफ भी नहीं है, मॉडरेट लेवल पे है ना, मॉडल लेवल पे है। जैसे आयोग का थोड़ा बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं ना, थोड़ा उसी आधार पे करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पे आ जाते हैं कि अल्मोड़ा के निकट लाखों उडियार पे लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की है। तो देखो ये प्रश्न तो आपने पढ़ा ही होगा ना कई बार, तो आप लोग ही बताएंगे जरा इसका आंसर कौन सा है। पाषाण काल है ना। देखो अगर मान लो कई बार क्या होता है कि नहीं भी पता होता है, ऐसी भी तो संभावना होती है कि नहीं पता भाई कौन से काल की, जरूरी थोड़ा ना हर चीज पड़ी होती है। अब एक चीज है, अगर इंसान किसी गुफा पे या किसी पत्थर पे कोई आकृति बना रहा है तो इसका मतलब है ना, एक आइडिया लगाया जा सकता है वो कौन सा होगा, स्टोन एज वाला होगा, पाषाण काल वाला, है ना। प्राचीन टाइम यानी पाषाण टाइम पे क्या होता था, इंसान के पास बहुत ज्यादा समय होता था। अब उसका काम है ही क्या भाई, शिकार करना। अब फिर क्या 2-3 दिन तक पड़े रहो, अब क्या करेगा वो, सोएगा भी तो कितना सोएगा, है ना। तो क्या करता था वो, एक दिन सोया 2 दिन, अब क्या करे वो, टाइम पास कैसे करने। तो फिर गुफा में क्या करता था, कुछ ना कुछ ऐसे चित्रकारी करता रहता था। अब वो उस टाइम उसकी इमोशंस थे, उसकी भावना थी, उसकी कला थी कि वो क्या बना रहा है। वो कोशिश तो करता था लेकिन परफेक्ट तो नहीं बना पाएगा ना, क्योंकि उस टाइम पे इंसान का दिमाग इतने अच्छे से क्या नहीं हो पाया, डेवलप नहीं हो पाया। ठीक, तो कौन सी एज का है, पाषाण काल। ठीक है, अगर लाखों उडियार की बात करें तो सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जरा देखना वहां पे कोई आया। ठीक है, देखो अगर हम लाखों उडियार की बात करें तो जो लाखों उडियार है इसकी खोज किसने की थी। हाँ, खोज किसने करी। हाँ, एमपी जोशी, इनका नाम क्या है, एमपी जोशी। लाखों उडियार की खोज की थी एमपी जोशी ने, और कब करी थी, 1968 में, राइट। और जब उन्होंने खोज करी तो जिस स्थान पे इसकी खोज हुई है वो स्थान कहाँ पे है, तो देखो अल्मोड़ा में एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है, बाड़े छीना, क्या बोलते हैं उसको, बाड़े छीना नामक स्थान पे। और ये जो बाड़े छीना नामक स्थान है ये किस नदी के तट पे है, तो सुयाल नदी के तट पे है, सुयाल नदी के तट पे। ठीक है, तो सुयाल नदी के तट पे स्थित बाड़ा छिने नामक स्थान पे लाखों उडियार की खोज की गई, और कब की गई, 1968 में, किसके द्वारा, एमपी जोशी के द्वारा। कभी कभी हो सकता है प्रश्न जानबूझ के घुमाने के लिए, अब उसको पता है, सबने पढ़ ही लिया है, अब बहुत सालों से प्रश्न आ ही रहा है कि बाड़े छिना सुयाल नदी, अब वो जानबूझ के ऐसे पूछ सकता है कि सुयाल नदी किसकी सहायक नदी, ऐसा भी तो पूछ सकता है ना प्रश्न, क्योंकि ये तो बहुत ट्रेडिशनल प्रश्न हो गया ना, बार बार पूछ लिया उसने। नया क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बना सकता है कि सुयाल नदी किसकी सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है, तब आपको याद रखना ये कोसी की सहायक नदी है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसको भी इंक्लूड करो, जनरली नहीं मिलता है। ठीक है, अब सबको पता है सुयाल नदी खूब फेमस है ना। ठीक है, तो वो पूछ लेगा कि किसकी सहायक नदी है, तो किसकी है, कोसी नदी की है। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 1। दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं हम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 पे। और क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो जागेश्वर में निम्नलिखित में से किस शासक ने नवदुर्गा, उसके अलावा कौन है, महेश मर्दनी, लकुलीस तथा नटराज आदि मंदिरों का क्या किया है, निर्माण कराया। तो किसने कराया था, तो इष्टगण देव। और अगर इष्टगण देव की बात करें तो किस वंश के राजा थे, किस वंश के राजा, ये है कार्तिकेयपुर ना। कौन सा वर्ड, कौन सा था ये, कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर एक वंश हुआ करता था जिसको बाद में ही क्या बोला, कत्यूरी वंश बोला, है ना। तो उसी का क्या हुआ था, राजा, 14 राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए तो ये इसने बनाया था। इसके अलावा देखो अगर हम अजय पाल की बात करें तो अजय पाल एक इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं परमार वंश के, है ना। और एक छोटा सा प्रश्न ये आ सकता है कि कौन से नंबर का राजा था, 37 है, कौन सा नंबर का था, 37वें नंबर का राजा था। अजय पाल कौन से नंबर का राजा था, 37वें नंबर का राजा था। जब ये राजा बना आई थिंक 1490 के अराउंड, तो उसके 1 साल के बाद ही इसके राज्य पे क्या हो गया, अटैक हो गया। उस टाइम पे परमार वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, चांदपुर गढ़ हुआ करती थी, है ना। जब अटैक हुआ तो कीर्ति चंद ने 1491 में गढ़वाल पे क्या किया, अटैक किया, किसने, कीर्ति चंद ने। और ये पहला शासक होता है जिसने गढ़वाल पे अटैक किया, किसका, चंद वंश का पहला शासक कीर्ति चंद ने क्या किया, गढ़वाल पे आक्रमण किया। और जब गढ़वाल पे आक्रमण किया तो इसने खूब सारी लूटपाट करी। उस टाइम तक अजय पाल इतना शक्तिशाली नहीं हुआ करता था क्योंकि शुरुआती टाइम था उसका,
लेकिन अजयपाल ने देखा कि यार बार बार यहाँ से क्या है, कुमाऊं से अटैक हो रहे हैं, और जब अटैक हो रहे हैं तो फिर इसमें क्या करें, हम हार भी रहे हैं और ये हमसे क्या करें, लूटपाट भी कर रहे हैं। तब फिर अजयपाल ने सोचा कि इसका मैं क्या सोल्यूशन निकालूं। तो सोल्यूशन ये था कि चांदपुरगढ़, इसने सोचा कि भाई चांदपुरगढ़ क्या है, गलत जगह पे है, ये कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में क्या है, सीमा रेखा पे, और कभी भी राज्य की राजधानी कहां पे नहीं होनी चाहिए, सीमा पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरा राज्य जब भी अटैक करेगा, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको किसी देश को जीतना होता है तो सीधे सीधे कैपिटल पे अटैक करना होता है। कैपिटल जीत लिया तो राज्य जीत लिया, और अगर कैपिटल दूर है ना, विदेशी राज्य से, तो फिर उसको जीतना इतना आसान नहीं होता। तो फिर इसने क्या किया कि चांदपुरगढ़ से अपनी राजधानी हटाई और फिर कहां बनाई, देवलगढ़। ठीक है, तो परमार वंश के राजाओं की जो दूसरी राजधानी हुआ करती थी उसका नाम क्या था, देवलगढ़ था। धीरे धीरे अजयपाल ने कई और गढ़ों को जीतना शुरू किया, और जब इसने कई गढ़ों को जीतना और शुरू किया तो तब ये एक शक्तिशाली राजा बनने लग गया, है ना। और उसके बाद अब इसने सोचा कि मुझे पूरे गढ़वाल राज्य को जीतना है। उस टाइम पे गढ़वाल में कितने राज्य हुआ करते थे, कितने गढ़ हुआ करते थे, 52 गढ़ हुआ करते थे। तो इसने मन में इच्छा थी कि एक दिन में सारे 52 गढ़ों को जीतूंगा। और जब 52 गढ़ों को जीतेगा तो ऑब्वियसली बात है, राजधानी कहां होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए ना। और देवलगढ़ से श्रीनगर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो जब ये देवलगढ़ आया होगा तो कभी श्रीनगर भी तो गया होगा इस बीच में, है ना। तो उसने देखा है श्रीनगर ठीक ठाक जगह है ना, थोड़ा सा क्या है, एक शहर बसाने के लिए अच्छी जगह है, और ऊपर से यहाँ पानी की कभी समस्या है ही नहीं, ऊपर से पूरे गढ़वाल का सेंटर एरिया भी है, तो राजधानी के लिए क्या है, एक उपयुक्त जगह है। तो इसलिए इसने कुछ टाइम के बाद क्या करे कि देवलगढ़ से भी अपनी राजधानी चेंज करी और कहां शिफ्ट कर दी, श्रीनगर शिफ्ट कर दी। ये बात ध्यान रखना है। तो वह कौन सा राजा था जिसने अपनी राजधानी पहले चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और फिर देवलगढ़ से श्रीनगर शिफ्ट करी, तो कौन था, कौन था आपका अजयपाल था। इसके अलावा जब श्रीनगर में था, राजधानी बन चुकी थी, तो उसने धीरे धीरे सारे गढ़ों को जीतना शुरू कर दिया था, और एकमात्र गढ़ बच गया था टिहरी में। कौन सा गढ़ था, उफ्फूगढ़ था। कौन सा गढ़ था, उफ्फूगढ़। और उफ्फूगढ़ में कौन सा था, उफ्फूगढ़ में एक भयंकर राजा था, है ना। और देखो जब ये उफ्फूगढ़ में गया तो उफ्फूगढ़ का राजा मानने के लिए तैयार नहीं था। कौन सा चौहान, कफू चौहान, है ना। और कफू चौहान इसके सामने हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर फाइनली अजयपाल ने उफ्फूगढ़ को भी जीत लिया और कफू चौहान की क्या कर दी, हत्या कर दी। ये लास्ट गढ़ था जिसको अजयपाल ने जीता, और जैसे लास्ट गढ़ जीत लिया वैसे 52 गढ़ों का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। तो पूरे गढ़वाल का एकीकरण करने वाला आदमी कौन था, तो ये भी कौन था, अजयपाल था, है ना। और इसके बाद आपको पता है कि जब इसने कफू चौहान की हत्या करी तो उसके बाद इसका मन क्या हो गया था, द्रवित हो गया था। इसने बोला यार मैंने एक शक्तिशाली राजा को क्या कर दिया, मार दिया, और मानना पड़ेगी ना उसकी वीरता को, है ना। उसने बोला मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरे सामने झुकूंगा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद इसका जब मन द्रवित हुआ तो बाद में इसने ना लड़ाई झगड़े छोड़ दिए सारे। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गढ़वाल का अशोक भी कहते हैं। ऐसे भारत के इतिहास में कौन हुए, अशोक हुए। कलिंगा के युद्ध के बाद अशोक ने क्या कर दिया था, सारी युद्ध नीति छोड़ दी थी अपनी, है ना। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है, गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तो ये आपके अजयपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा देखो बलभद्र शाह की बात करें तो बलभद्र शाह कौन से नंबर का राजा था, 43वें नंबर का राजा था। ठीक है, इसके अलावा बलभद्र शाह के समय पे ही क्या होता है, मुगलों के साथ क्या होता है, अच्छे संबंध बनते हैं। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना बलभद्र शाह के टाइम पे ही क्या होता है, राजदूत भेजने की प्रथा शुरू होती है। राजदूत भेजने की प्रथा शुरू होती है, राजदूत भेजने की प्रथा शुरू होती है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो बलभद्र शाह के समय मुगलों के साथ राजदूत भेजने की प्रथा क्या होती है, शुरू होती है। आपने सुना भी होगा कि कई लोग क्या थे, अकबर के विरोधी थे, है ना। और जब अकबर के विरोधी, और जब अकबर इन लोगों को मारने के लिए निकला तो ये लोग वहां से भाग गया दिल्ली से, और फिर ये कहाँ छुपने आए, इधर गढ़वाल छुपने आ गए, तराई भावर वाले क्षेत्र में। फिर बलभद्र शाह की सेना ने इन लोगों को पकड़ा और इनको दिल्ली वापस अकबर को दे दिया। अकबर इस बात से खुश हो गया, तो अकबर ने भेंट स्वरूप कहा गढ़वाल के राजा बलभद्र शाह को क्या की, कुछ भेंट दी। तो फिर ऐसा होता है कोई आपको भेंट देता है तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना, बदले में आप भी दे। तो यहाँ से अकबर भेजता और वहां से बलभद्र शाह भेजता, तो ये राजदूत भेजने की प्रथा क्या हुई थी, शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बलभद्र शाह के बारे में और क्या याद रख सकते हैं कि 1591 में इसके समय पे कुमाऊं का राजा हुआ करता था कौन, रुद्रचंद। रुद्रचंद के द्वारा गढ़वाल पे क्या किया गया, अटैक किया गया,
और इसी अटैक को किस नाम से जाना जाता है? ग्वालदम का युद्ध। ठीक, क्या कह रहे हो? 58 में 50 1581 नहीं 1591 कौन सा वाला है? कत्यूरी शासक को, चलो एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है? अगर थोड़ा चेक करना कि 1581 है या 1591, ठीक है? एक बार चेक कर लेना, पर मुझे अभी 1591 ध्यान आ रहा है, ठीक है? चल, तो ये होता है ग्वालदम का युद्ध। तो ग्वालदम के युद्ध में क्या हुआ कि रुद्रचंद ने किस पे अटैक किया? बलभद्र शाह ने। हालांकि बलभद्र शाह ने एक अच्छी युद्ध रणनीति अपनाई और उसने रुद्रचंद को हरा दिया था, ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक? चल, अगला प्रश्न है हमारे पास, और ये अगला प्रश्न है कि मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित करने का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है? देखो ध्यान रखना कि जो आपका कौन सा है? कार्तिकेयपुर वंश है। कार्तिकेयपुर वंश से भी हमारे राज्य में कई वंश शासन करते थे, जैसे अहिछत्रा हो गया, नागवंश हो गया, ठीक है? और उसके अलावा कुड़िंद हो गया। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग क्या करते थे? शासन करते थे। पहली बार जब कार्तिकेयपुर वंश आया तो ये शक्तिशाली बना और इसने धीरे धीरे सभी राजवंशों को जीतना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे सभी राजवंशों को जीतना स्टार्ट कर दिया तो पूरा उत्तराखंड का क्या कर दिया? एकीकरण कर दिया। आप ये मान के चलिए कि जो कार्तिकेयपुर वंश था इसका नेपाल से लेकर के और हिमाचल प्रदेश में जो सिरमौर राज्य हुआ करता था, ये पूरा क्षेत्र क्या था? कार्तिकेयपुर वंश के अंडर आता था, ठीक है? तो कौन सा वाला हो जाएगा आपका? कार्तिकेयपुर वंश हो जाएगा, ठीक है? बाद में इसी की दूसरी ब्रांच जो कुमाऊं में स्थापित होती है उसको क्या बोलते हैं? कत्यूरी वंश बोलते हैं, ठीक है? चल, अगला प्रश्न है आपके सामने, और प्रश्न क्या है? पिथौरागढ़ जिले में मनाया जाने वाला एक त्योहार होता है और उस त्योहार को क्या बोलते हैं? जिसमें देवल समेत की पूजा होती है। देखो, पिथौरागढ़ में एक जनजाति है जिसको जोहार या सौका जनजाति सोर घाटी के आसपास होती है, और सोर घाटी में एक मंदिर है जिसको बोलते हैं देवल समेत का मंदिर बोलते हैं। वहां पे जैसे कुल देवता होते हैं ना हर क्षेत्र के, ऐसे वहां पे जो कुल देवता है कौन से? देवल समेत हैं। और इन्हीं देवल समेत के लिए वहां पे एक त्योहार मनाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? चैतोला त्योहार कहा जाता है। इसमें जो है लगभग सोर घाटी के 22 गांव क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। सोर घाटी के कितने गांव? 22 गांव क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो देवल समेत होते हैं, देवल समेत भगवान की धार्मिक शोभ यात्रा निकाली जाती है। क्या की जाती है? धार्मिक शोभ यात्रा निकाली जाती है। धार्मिक शोभ यात्रा निकाली जाती है, ठीक है? धार्मिक शोभ यात्रा निकाली जाती है। इसके अलावा देखो एक त्योहार होता है आपके, कौन सा? सारा त्योहार। सारा जो त्योहार होता है मुख्य रूप से कहां पे होता है? गढ़वाल क्षेत्र में होता है। कहां पे होता है? गढ़वाल क्षेत्र, चमोली और जो रुद्रप्रयाग वाला क्षेत्र है। इसमें क्या किया जाता है कि गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और जैसे गांव को दुख, बीमारी, जैसे भूत प्रेत, इन चीजों से क्या करना है? गांव को मुक्त करना है। तो इसके लिए क्या होता है? सारा त्योहार होता है या सारा पूजा भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि गांव के सभी लोग क्या करते हैं? अनाज इकट्ठा करते हैं। और जैसे आपने सतनजा सुना है? सातनाज, कभी कभी हो सकता है पेपर में आ सकता है कि सतनजा क्या होता है। तो सतनजा क्या होता है? सात नाज होते हैं। सात नाज का मतलब 7 अनाज, और ऐसे उस 7 अनाज को इकट्ठा, जैसे 7 अनाज का मतलब उसमें कुछ धान हो गया, गेहूं हो गया, या झंगोरा हो गया, कोदा हो गया, है ना? ऐसे 7 अनाज इकट्ठा कर दिए और उस 7 अनाज को क्या किया जाता है? हर परिवार ये क्या करेगा? एक जगह पे इकट्ठा करेगा, है ना? और 7 अनाज इकट्ठा करके सबके सिर के ऊपर ऐसे करके और फिर एक जगह उसको इकट्ठा कर देंगे। फिर पूजा होगी और फिर क्या बनाया जाएगा? उसकी पूजा होगी और फिर इसको गांव के बाहर फेंक देंगे, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? सारा बोलते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना, सारा फेस्टिवल कहाँ पे होता है? गढ़वाल क्षेत्र में होता है, ठीक है? स्पेशली चमोली और रुद्रप्रयाग वाले क्षेत्र में। उसके अलावा देखो विखोती मेला तो सभी को पता है। ये कब होता है आपका? वैशाख संक्रांति के दिन होता है। वैशाख संक्रांति के दिन होता है, यानी वैशाख, और जनरली ये 13 और 14 अप्रैल को होता है ना? और इसी को जौनसार क्षेत्र में किस रूप में मनाया जाता है? बिस्सू त्योहार के रूप में, ठीक है? तो जौनसार में भी लिख देना, जौनसार में किस रूप में मनाया जाता है? तो ये बिस्सू त्योहार के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा देखो दशहरा त्योहार सभी को पता ही है ना? तो ये अष्टमी नहीं, दशमी को मनाया जाता है, ठीक है? हाँ, ठीक। और उसके अलावा देखो एक तो दशहरा त्योहार है और एक और त्योहार है ऐसे ही, इसको बोलते हैं श्री गंगा दशहरा त्योहार। क्या बोलते हैं? श्री गंगा दशहरा त्योहार बोलते हैं इसको, ठीक है? और जो श्री गंगा दशहरा त्योहार होता है ये मनाया जाता है ज्येष्ठ जो माह होता है
ज्येष्ठ की दशमी को मनाया जाता है। ज्येष्ठ की दशमी को मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ गंगा क्या हुई थी, धरती पे अवतरित हुई थी। ठीक है, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो नॉर्मल वाली बात होगी ना, दशहरा, श्री गंगा दशहरा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा लिखना, ऐसा माना जाता है इस दिन गंगा माता क्या हुई थी, धरती पर अवतरित हुई थी। धरती पर क्या हुई थी, अवतरित हुई थी। ठीक है, गंगा माता धरती पे क्या हुई थी, अवतरित हो गई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आ जाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। और यहाँ पे ये मूर्ति वाला प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो वामन मूर्ति। ठीक है, वामन मूर्ति ध्यान रखना, वामन जो अवतार है भगवान विष्णु का 5वां अवतार माना जाता है। ठीक है, और इसकी जो मूर्ति है वो कहां पर है, काशीपुर में है। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, तो वामन को क्या माना जाता है, विष्णु का 5वां अवतार। क्या माना जाता है, विष्णु भगवान का 5वां अवतार। ठीक, और ये मूर्ति कहां पर है, काशीपुर में। दूसरा अगर हम बात करें शेष शयन मूर्ति की बात करें, तो शेष शयन मूर्ति आपको कहां पे मिलेगी, बैजनाथ एंड द्वाराहाट में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें ब्रह्मा की मूर्ति, तो भगवान ब्रह्मा की मूर्ति कहां पर है, आपकी द्वाराहाट का जो रत्नदेव मंदिर है वहां पे आपको मिल जाएगा। और उसके बाद देखो विष्णु की जो खड़ी मूर्ति है ये कहां पर है, देवलगढ़ में। ठीक है, तो कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें कौन सा है, ऑप्शन बी। तो देखो बी का 1, ए का 1, बी का 3 और सी का 2 और डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आ जाते हैं। और मूर्ति वाला अगर आपको याद हो, हमने गणेश जी की पिछली क्लास में देखा था, है ना, गणेश जी की नृत्य करती मूर्ति कहां पर है, जोशीमठ में। इसके अलावा गणेश जी की एक और मूर्ति मोर पे सवार हो कहां पर है, लाखा मंडल में। ठीक है, ये भी याद रखना है। देखो गढ़वाल क्षेत्र में छोटे छोटे बालकों के द्वारा मनाया जाने वाला जो मनोरंजन के लिए जो त्योहार होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं घुघुती त्योहार। कौन सा बोलते हैं, घुघुती त्योहार। स्पेशली गढ़वाल क्षेत्र में होता है। देखो बहला बहला नृत्य की बात करें तो सभी को पता है कहां पे होता है, कब होता है, दिवाली, दीपावली के अवसर पे क्या किया जाता है, बहला बहला त्योहार खेला जाता है। इसमें क्या करते हैं, लकड़ियां इकट्ठा करके उसको बांध दिया, उसमें चाहे आप पेट्रोल डालो, ये चीड़ की लकड़ियां आती है जो ऑटोमेटिकली जल जाता है ना, फिर उसको बांध करके और सभी लोग गांव के लोग क्या करते हैं, ऐसे उसको घुमाते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, बहला बहला नृत्य कहा जाता है। उसके अलावा देखो सिपैया नृत्य की बात करें तो सिपैया से समझ में ना, सिपाही। और अगर सिपाही नृत्य हो रहा है तो किस लिए हो रहा होगा, देश प्रेम के लिए, है ना। तो देश प्रेम के लिए किया जाने वाला नृत्य उत्तराखंड में उसी को क्या बोलते हैं, सिपैया नृत्य कहते हैं। तो देश प्रेम। ठीक है, उसके अलावा देखो चौफला नृत्य तो मैं कई बार बता चुका हूं, है ना। चौफला नृत्य में आपको ध्यान रखना है 4 भाव, कौन कौन से, रति, हास और अनुनय और मनोहार हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें 3 शैली है ना, कौन सा, लालोडी और कौन याद करेगा आप, ये तो 3-4 बार हो चुका है ना, खड़ा, है ना, खड़ा चौफला, उसके अलावा मयूर चौफला और लालोडी चौफला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए जी अगला प्रश्न आ जाते हैं। और अगला प्रश्न है आपके पास घी संक्रांति की अगर हम बात करें तो देखो घी संक्रांति पशुचारण युग में मनाया जाने वाला एक प्राचीन त्योहार है और इसके विषय में कौन सा सही नहीं है। देखो पहला देखो, यह त्योहार सितंबर माह के मध्य मनाया जाता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये जो आपका भाद्रपद वाला जो महीना होता है, कब, भाद्रपद, या जिसी को हम क्या बोलते हैं, भादो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो चंद्र शासन काल में स्थानीय लोगों द्वारा राजा को भेंट आदि दी जाती थी, तो ये बात भी अपने आप में बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भादो का महीना भी सितंबर में ही आता है। ठीक है, तो ये सितंबर ठीक है। इसे ओलिया नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इस दिन घी खाना अशुभ माना जाता है। देखो अगर ऐसे कौन सी बात होगी ना, ये तो थोड़ा दिमाग वाला, घी संक्रांति है और अशुभ कैसे मानेंगे, है ना। इस दिन घी खाना क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है, तो ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें एक और चीज भी लिखना कि ओलिया के अलावा इसको संग्रांद और म्योल मुंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, या तो इसको संग्रांद या इसी को म्योल मुंडिया भी कहते हैं। ठीक है, किसको, घी संक्रांति को। जैसे ओलिया ना, इसको ओलिया भी कहते हैं, संग्रांद और मोल मुंडिया। अब यहां पे देखो एक शब्द है ओलगिया आया है, ओलगिया जो आया है वो ओलग से आया है। किससे आया, ओलग से आया है। ओलग का मतलब होता है
कि कुमाऊं क्षेत्र में ओलग शब्द का मतलब होता है कि आपने कोई भेंट तैयार करी और किसी दूसरे आदमी को भेंट दिया, उपहार दे दिया। उपहार देने को ही क्या कहा जाता है? ओलग कहा जाता है ना। तो एक तरीके से उपहार, ओलग क्या है? उपहार है। ठीक है, तो आजकल आ रहे हैं ना शब्दावली, तो ध्यान रखना ओलग का मतलब क्या होता है? उपहार होता है, ये भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न आ जाते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास, गढ़वाल शैली पर आधारित निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो देखो पहला हमारे पास सम नोट्स ऑफ मोलाराम, सम नोट्स ऑन होना चाहिए। ठीक है, सम नोट्स ऑन मोलाराम किसकी है? क्या मोलाराम की है? यहाँ पे डैश भी करना था ना भाई। ठीक है, किसकी है? मोलाराम की है? नहीं, मोलाराम की कैसे, किसकी है? मुकुंदीलाल, बैरिस्टर मुकुंदीलाल की है। तो हमें सुमेलित नहीं वाला पूछना था, तो देखो यही आंसर आपका खत्म हो गया है ना। आगे बढ़ना ही नहीं है, जहां आपको पहले ऑप्शन में मिल जाता है ना। ठीक है, ये टेक्निक होती है, अगर आपको टाइम पे अपना पेपर सॉल्व करना है तो अगर आपको पहले ही ऑप्शन में मिल जा रहा है तो फिर और ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता है बिल्कुल भी नहीं, पढ़ना नहीं है उसके बाद जब यही नहीं मिल रहा है। ठीक, गढ़वाल पेंटिंग बाय वी आर्चर, क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है। गढ़वाल पेंटिंग जो इंग्लिश में लिखी गई वो वी आर्चर के द्वारा लिखी गई, लेकिन अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में किसने लिखी है गढ़वाल पेंटिंग? तब होगा मुकुंदीलाल। ठीक है, अगर यही बात अगर हिंदी में आती तो हिंदी में किसने लिखी है? मुकुंदीलाल ने लिखी है। इसके अलावा मुकुंदीलाल ने एक और किताब लिखी है, अगर चाहो तो उस किताब को भी लिख सकते हैं, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। क्या उसका नाम? गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आ जाओ, गढ़वाल चित्रकला शैली, गढ़वाल चित्रकला एक सर्वेक्षण, ये किसके? डॉक्टर यशवंत कटौच की। ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर यशवंत कटौच की एक और किताब है कला से संबंधित, और उसका नाम क्या है? मध्य हिमालय की कला। उसका नाम क्या है? मध्य हिमालय की कला। जनरली अगर कहीं पे मध्य हिमालय पूछ लिया जाए तो अगर आपको तुक्का मारना ही है ना तो यशवंत सिंह कटौच तुक्का मार देना। मैक्सिमम जो किताबें हैं मध्य हिमालय को लेकर के वो किसकी है? यशवंत सिंह कटौच की। उसके अलावा देखो पहाड़ी चित्रकला शैली की बात करें तो ये किसकी है? किशोरीलाल वैद की है। तो ये बात अपने यहाँ में बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आ जाते हैं, और ये प्रश्न है कि पांडवों के जीवन पे आधारित जौन सारी जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिसमें रामतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है, तो सभी को पता होगा कौन सा है? हारुल नृत्य है। ठीक है, इसी में प्रात नृत्य भी किया जाता है, इसी को प्रात नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, बहला बहला मैंने अभी बताया आपको। मंडाण नृत्य, मंडोण नहीं, मंडाण नृत्य क्या होता है? मंडाण नृत्य है मंडाण नृत्य क्या होता है? इसमें क्या होता है कि गांव के लोग किसी ऐसे जगह पे इकट्ठा होते हैं जो एक तरीके से पंचायती स्थान होता है। पंचायती स्थान का मतलब है एक सार्वजनिक स्थान होता है। हो सकता है ये गांव का आंगन हो सकता है गांव का फील्ड हो, या गांव का ऐसी जगह हो जहां पे क्या होते हैं? हर आपके सार्वजनिक कार्य होते हैं। वहां पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं और फिर ढोल और किसके? दमाओं के संगीत पे सब लोग इकट्ठा क्या होते हैं? नाचते हैं, डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? मंडान करते हैं। ये विशेष अवसरों पे होता है, जैसे शादी विवाह हो गया, या कभी कोई त्योहार हो गया, या कभी कोई दूसरा अवसर है, ऐसे अवसरों पे ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, और इनको हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो जरा मिलान करिए। सबसे पहले लाखू उड्यार, इसमें अच्छा क्या बताना है? कौन सा सुमेलित नहीं है ना? तो देखो लाखू उड्यार क्या अल्मोड़ा में है? बिल्कुल सही बात है। ग्वारखिया उड्यार क्या चमोली में? ये भी ठीक है। हुडली उत्तरकाशी में, ठीक है। किमनी गांव ये कहाँ है? ये चमोली में। ये कहाँ पे हो जाएगा? चमोली में हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो आंसर डी क्या है आपका? सही नहीं है। लाखू उड्यार के बारे में अभी बताया मैंने आपको, 1968 में एमपी जोशी के द्वारा खोजा गया। और अगर मैं बात करूं कि इसमें किस किस रंगों का प्रयोग किया गया है, तो सफेद, गेरू और गुलाबी। कौन सा? सफेद, गेरू और गुलाबी रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आ जाता है किन रंगों का प्रयोग किया गया। ग्वारखिया गुफा की अगर हम बात करें तो जो ग्वारखिया गुफा है चमोली में अलकनंदा घाटी में आपको एक गांव पड़ता है जिसको बोलते हैं क्या? डुंगरी गांव। ठीक है, तो डुंगरी गांव में इन गुफाओं की क्या हुई है? खोज हुई है। और अगर इस गुफा के चित्रों की बात करें तो यहाँ पे कौन सा रंग यूज किया गया है? गुलाबी और लाल का प्रयोग किया गया। कौन सा? गुलाबी व लाल, गुलाबी एवं
लाल रंग का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। इसके अलावा अगर इस गुफा में चित्रों की हम बात करें तो यहाँ पे जो चित्र बनाए गए हैं वो कैसे बनाए गए, हाँ, मनुष्य को हाका देते हुए दिखाया गया है ना, यानी भगाया गया, जैसे पशुओं को हाका, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल स्पष्ट आपको वैसा चित्र मिलेगा, पर ऐसा आइडिया लगाया गया, ठीक है, यानी कि पशुओं को हाका देते हुए, पशुओं को हाका देते हुए दिखाया गया, ठीक है। इसके अलावा देखो हुडली गुफा, हुडली गुफा की बात करें तो ये कहां पे, उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में पुरोला घाटी में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा रंग प्रयोग किया गया, नीला, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछ लेता है नीला रंग। इसके अलावा अगर किमनी गांव की हम बात करें तो किमनी गांव में कौन सा रंग यूज किया गया, सफेद रंग, कौन सा, सफेद रंग का प्रयोग किया गया। और किमनी गांव में क्या दिखाया गया, पशुओं व हथियार, ठीक है, हथियारों के चित्र दिखाए गए, ठीक है। तो ये आपको इन गुफाओं के बारे में क्या रखना है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, इनको सुमेलित करना है योजना को, कि कौन सी योजना कहाँ की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2018 उत्तराखंड में 2018 में शुरू हुई थी, हालांकि केंद्र में पहले स्टार्ट हो चुकी थी, है ना, 2015 के अराउंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके अलावा देखो योजना महालक्ष्मी, ये 2021 में, ठीक है, इसकी शुरुआत क्यों हुई थी, हाँ, जो बच्चे हैं उनमें जैसे कुपोषण वगैरह जो होता है, ताकि उनको माता और बच्चे को क्या मिले, पोषण मिले, इसके लिए ये योजना चलाई गई। उसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करें तो ये भी माता और उसके बच्चे को पोषण देने के लिए। इसके अलावा इसमें और क्या किया गया है कि अगर पहला बच्चा होता है तो ऐसे में सरकार क्या देगी, 5,000 की, हाँ, पहले वाले में अगर कोई भी हो तो 5,000 की किस्त देगी। अगर दूसरी बार में भी क्या होती है, लड़की होती है, तो तब आपको कितने दिए जाएंगे, 6,000, ठीक है। तो ये क्यों किया गया है, ताकि लिंगानुपात राज्य का क्या हो, अच्छा हो, है ना। चलो जी, सबला योजना की बात करें तो सबला योजना 2010 में आई थी, और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो किशोरियां हैं, किशोरियों को पोषण प्रदान करना। किशोरी जानते हैं, 11 से जो 18 साल की जो बच्चियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं, किशोरी बोलते हैं, ठीक है, या किशोर अवस्था बोलते हैं। तो सबला योजना उनके लिए आ गई, ठीक है, बाकी आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, और ये कौन सी थी, प्रधानमंत्री, ये तो मिलानी है ना, कोई दिक्कत वाली बात। अगला आ जाते हैं, नेक्स्ट, इनको भी यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है, तो जरा मिलान करिए आप लोग। देखो कुमाऊं मंडल विकास निगम कहाँ पर है, तो नैनीताल में है, ठीक है। जीबी पंत चीनी मिल, तो चीनी मिल आपका कहाँ होगा, किच्छा होगा, राइट। उसके बाद HMT घड़ी इकाई श्रीनगर हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा देखो भेल, भेल कहाँ पर है, कहाँ पर है, अच्छा उल्टा हो गया, तो ये HMT आपका कहाँ पे होगा, तो रानी बाग, तो यहाँ पे प्रश्न वो गलत हो गया क्या, यहाँ पे सूची सेकंड गलत हो गई है। HMT क्लॉक यूनिट रानी बाग, एक बार चेक करिए जरा, HMT क्लॉक यूनिट है ना, ठीक है, क्लॉक यूनिट है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो आप हिंदुस्तान मशीन टूल्स केवल उसको बोले ना, पीछे क्लॉक यूनिट भी है, फिर भी एक बार वेरीफाई थोड़ा करिए इसको, है ना। अच्छा इसमें 5 ऑप्शन है ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये आपका HMT कहाँ हो जाएगा, और ये रानी बाग हो जाएगा, ठीक बोल रहे हो आप, रानी बाग हो जाएगा ना। अच्छा इसमें पाँच के, इसमें 5 ऑप्शन दे रखे, ठीक है, रानी बाग, ठीक है ठीक है, श्रीनगर नहीं, रानी बाग हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब बाकी भेल कहाँ पर है, तो भेल आपको पता है, भेल की फुल फॉर्म क्या है, भारत आगे है भी, हाँ ठीक है वो ठीक है, मुझे ये वाला ऑप्शन नहीं दिखा ना, मुझे लगा ये रानी बाग नहीं दिखा, तो फिर मैंने इसलिए उसके हिसाब से श्रीनगर दिया। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं मेन उसके लिए आपका ये उद्योग है। चलो जी, अगला प्रश्न है आपके सामने, और ये क्या है, उत्तराखंड अपनी मनी ऑर्डरिंग व्यवस्था के लिए जाना जाता है, और दूसरा है देखो ये है कथन, स्टेटमेंट। अब क्या स्टेटमेंट का कारण क्या ये है जो इस सेकंड कह रहे हैं, यह है राज्य के बाहर रोजगार के लिए प्रवास का द्योतक है, मतलब सूचक है ना। देखो सबसे पहले ये समझिए कि मनी
ऑर्डरिंग व्यवस्था क्या होती है? मनी ऑर्डरिंग अर्थव्यवस्था का मतलब है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे आप कहीं बाहर जा रखे और जहां आप हो, यानी जहां आपका मूल स्थान है, आप वहां से पैसा कमा करके, दूसरी जगह से पैसा कमा करके अपने मूल स्थान भेजते हो। उत्तराखंड में आपको पहले से ही पता है कि यहाँ के लोग बाहर नौकरी के लिए जाते हैं, और जब नौकरी के लिए जाते हैं तो बाहर जहां भी पैसा कमाए उसको कहाँ भेजते हैं? उत्तराखंड भेजते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? मनी ऑर्डरिंग व्यवस्था बोलते हैं। तो यानी कि कथन एक भी ठीक है, और इसका कारण क्या है? लोग बाहर जा रहे हैं, है ना, और वहां से पैसा भेजते हैं, तो यानी कि कारण भी क्या है? बिल्कुल ठीक है। तो कोई है यहाँ पे बोथ ए एंड बी सही और सही स्पष्टीकरण, तो ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न है आपके सामने। देखो, सबसे पहले टनकपुर परियोजना कहां पर है? टनकपुर परियोजना चंपावत में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किस नदी पर है? हाँ, शारदा नदी, या काली भी कह सकते हैं आप। ठीक है, शारदा नदी पर। दूसरा है खोदरी परियोजना, देहरादून में, और किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। और तीसरी की बात करें, चीला प्रोजेक्ट कहां पर है? ये पौड़ी गढ़वाल में है। तो पौड़ी गढ़वाल में किस पे है? गंगा नदी पर है। और अगला ऑप्शन है आपके पास, अगला है खटीमा परियोजना। तो खटीमा कहाँ है? उधम सिंह नगर, और ये किस नदी पर है? कौन सा बताओ, ये कौन सा उस पे है? खटीमा परियोजना कौन सी उस पे है? कहाँ पे होगा? तो खटीमा भी तो उधर ही है, शारदा पे ही है ना। अब आप सोचेंगे शारदा नदी तो उधर गई, लेकिन नहर, शारदा तो नहर निकाली गई है ना, तो उसी नहर पे ये क्या बनाई गई है? बांध बनाया गया है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक खटीमा हो जाएगा। तो खटीमा आपका किस पे? शारदा पे हो जाएगा। ठीक है, अब चंपावत में जो बनबसा है, वहां से एक नहर निकाली गई है, उस नहर को क्या बोलते हैं? शारदा नहर बोलते हैं। और वही आपकी कहाँ आती है? उधम सिंह नगर में आती है। फिर उसी पे क्या बनाया गया? डैम बनाया गया। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? खटीमा बांध परियोजना कहते हैं। ठीक है, बाकी मिलान कर लोगे ना। चलो जी, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की जौनसारी जनजाति के खसास वर्ग के अंदर, ठीक है, कौन से लोग आते हैं? तो ध्यान रखना, देखो, अगर हम जौनसारी जनजाति की सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे समाज 3 वर्गों में विभाजित होता है। कितने वर्ग में? 3 वर्ग। और ये जो 3 वर्ग होते हैं, ये 3 वर्ग कौन से? तो सबसे पहला जो वर्ग है उसको बोलते हैं खसास वर्ग। दूसरा जो वर्ग है उसको क्या बोलते हैं? कारीगर। ठीक है, और तीसरा जो वर्ग होता है उसको क्या बोलते हैं? हरिजन खसास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरिजन खसास कहा जाता है। तो कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग हैं। इन 3 वर्ग में सबसे उच्च वर्ग कौन सा है? खसास वर्ग है। और इसी खसास वर्ग के अंदर आपके कौन से आते हैं? ब्राह्मण और राजपूत आते हैं। बाकी कारीगर के अंतर्गत आपको पता है कि वो लोग जो कारीगरी में व्यस्त हैं। कारीगरी का मतलब है जैसे आपका बढ़ई हो गया, जैसे कारपेंटर हम जिसे बोलते हैं, या आपका सोनार हो गया, लोहार हो गया, है ना, जो किसी ना किसी काम में क्या है? आत्मनिर्भर है ना। देखो, असली आत्मनिर्भरता का कॉन्सेप्ट तो ये ना, कारीगर, है ना, अपना खुद काम स्टार्ट किया, खुद ही अपना रोजगार तैयार कर रहे हैं, है ना, तो कारीगर वर्ग। और जो तीसरा वर्ग होता है, जो पहले से दबा हुआ वर्ग है, उस वर्ग को क्या बोलते हैं? हरिजन खसास वर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। नेक्स्ट है इसके बाद, उत्तराखंड के किस स्थान पे भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? तो कहां पर है? कहां पर है? अच्छा प्रश्न है ना। है, कहां पर है? ये है कालसी में। कहां पर है? बिल्कुल सही बात, ये कहां पर है? कालसी में स्थित है। कहां पे? कालसी में स्थित है। ठीक है, जैसे ऐसे जो प्रश्न आपको पेपर में नहीं आ रहे, नहीं नहीं आता है, मैं ये बोला, जो मैं कह रहा हूं, जैसे आपने पेपर दिया, जो प्रश्न आपको नहीं आता है, स्पेशली उन प्रश्नों को ना हाईलाइट करना, ताकि आप जब अगली बार रिवीजन करोगे ना, तो सबसे पहली नजर आपकी उन्हीं प्रश्नों पे जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि 40 प्रश्न है, 40 में से तो 25 आ ही जाएंगे आपको, 20 से 25। 10 प्रश्न मान लो आपको नहीं आते, तो उन्हीं पे हाईलाइट करना है, ताकि जब आप रिवीजन पे जाओगे ना, तो उन्हीं प्रश्न पे जाओगे, उससे वो प्रश्न आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। नहीं तो फिर हर बार ढूंढना पड़ेगा ना, यार कौन सा नहीं आ रहा था, है ना, और वही प्रश्न पढ़ के क्या फायदा जो आपके मन में छपा हुआ है। ठीक है, उन्हीं पे स्टार करते जाना है। उसके अलावा देखो, एक और चीज आपको याद रखना है इसमें, और ये रखना है उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद। उत्तराखंड
जैव प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी परिषद। और उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की बात करें तो बताओ ये कहां पर है कहां पर है? बिल्कुल सही बात, कहां पर है? पंतनगर में। ठीक है, कहां पर है? पंतनगर, उधम सिंह नगर। तो मिलता जुलता है तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, राइट। चलिए अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है, तो कहां पे की जा रही है? अल्मोड़ा में की जा रही है। इसके अलावा अगर कभी प्रश्न ऐसा आ जाए कि उत्तराखंड को, किस नगर को ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपका? अल्मोड़ा ही होगा, ताम्र नगरी। तो चाहे आपके ताम्र नगरी आए, चाहे आपकी पीतल नगरी आए, दोनों क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, और ये है आपके पास, देखो पर्वत को पर्वत चोटी से क्या करना है? मिलान करना है। सबसे पहले बताओ नंदा देवी की ऊंचाई बताओ कितने हैं? 7817। ठीक है, माणा बताओ 7271, बिल्कुल मैच है। कॉमेट 7756। उसके बाद बद्रीनाथ 4140। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, पश्चिमी या पूर्वी, ये भी ध्यान रखना पीछे से, पश्चिमी, नंदा देवी पश्चिमी 7817 हो जाएगा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कॉमेट, और कितनी हाइट? हाँ 7756 है ना। तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पूर्वी, और ऊंचाई हाँ 7434। ठीक है, 74 34। और चौथी सबसे ऊंची चोटी कौन सा? 72 नहीं, माणा अभी नहीं है। चौथी सबसे ऊंची चोटी अभिगमिन है ना, कौन सी है? अभिगमिन। पांचवी माणा, छठी हाँ, हरदेवल, छठी सातवीं हरदेवल ऐसे हैं। उसके बाद कौन सी आपकी? चौखंबा है ना। फिर उसके बाद माणा सेकंड, ऐसे करके है। ठीक, वैसे मैंने पिछले वाले पेपर में लिखाए थे ना आपको ये। ठीक, और फिर आपका कौन सा हो जाएगा? सतोपंथ, इसकी भी ठीक ठाक हाइट है। ठीक है, और कुमाऊं में एक प्रमुख रूप से कौन सा है? पंचाचुली, ये याद रखना है। ठीक है, कुछ पर्वत चोटियां हैं। अगला प्रश्न आ जाओ। देखो नदी पर स्थित प्रमुख आपके स्थान बताने हमें। और देखो गौला नदी पर क्या गंडक नदी क्या कौसानी नदी पर है? तो गंडक नदी का गंडकी चंपावत हो जाएगा। गौला नदी पर कौन सा है? लाल कुआं। कोसी नदी पर कौन सा है? कौसानी। और उसके बाद सरयू नदी पे कौन से है? बैजनाथ है। ठीक है, बैजनाथ हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और शहर देख लेते हम, कभी कभी और भी आ जाते हैं तो देखते हैं थोड़ा सा। ठीक, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन सा प्रश्न था? प्रश्न संख्या कौन सा है? 39 है। चलो 39, चलो 40 वाले में देख लेंगे, शहर है ना, वहां पे नदियां दे रखी है। चलो 40 में आ जाओ। 40 प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, ये कौन सा प्रश्न था? 40 यहाँ अलग और वहां अलग। अच्छा ठीक है, कोई बात। किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? बताओ कौन सा है? कौन सा है? खुर पाताल। ठीक है, तो खुर पाताल हो जाएगा। किसके समान है? अश्वखुर के समान है। अश्वखुर के समान है नहीं, अश्वखुर के समान जो है वो किसका हो जाएगा? सात ताल का हो जाएगा। अगर केवल जानवर के खुर के समान आ जाए है ना, तो फिर खुर पाताल हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है ना यहाँ पे, इसलिए जानबूझ के दोनों दिए हैं यहाँ पे। देखो सात ताल जो है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। सात ताल ये है आपका अश्वखुर के समान। और अगर खुर पाताल आएगा तो अगर कभी प्रश्न ऐसा आ जाए कि जानवर के खुर के समान, जानवर के खुर के समान आ गया, तब आपका खुर पाताल हो जाएगा। वहीं अगर हम गिरिताल की बात करें, जो गिरिताल है ये कहां पर है? ये काशीपुर उधम सिंह नगर में। कहां पर है? काशीपुर उधम सिंह नगर में। और इसके अलावा अगर खुर पाताल की बात करें तो इसका जो कलर है वो कैसा है? गहरा हरा। कैसा है? गहरा हरा। सात ताल की अगर हम बात करें तो सात ताल इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे कितने झील है? सात ताल है यहाँ पे, है ना। और सात ताल में जैसे एक ताल है नल दमयंती ताल, नल दमयंती ताल, और इसी में जो ये नल दमयंती है इसी में है अश्वखुर के समान। ठीक है, अश्वखुर। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना है
कि जो नल दमयंती ताल है यहाँ पे मछलियां नहीं पकड़ी जाती है ना, ध्यान रखना विशेष रूप से मछलियां नहीं पकड़ी जाती, यानी इस ताल में मछली मारना अलाउड नहीं है। इसके अलावा कुछ और ताल है जैसे सात ताल, और सात ताल में आप लिख सकते हैं जैसे गरुड़ और पन्ना। जैसे गरुड़ है इसी को पन्ना ताल भी कहा जाता है। इसके अलावा देखो राम ताल है, यहाँ पे सीता ताल है, ठीक है, लक्ष्मण ताल है। कितने ताल हुए? 1 2 3 4 5, और एक कौन सा हो जाएगा? सूखा ताल। एक ताल रह गया ना, कौन सा? कौन सा ताल? एक ताल और है, इसको देख लेते हैं। और ये ताल आपका कौन सा है? तो ये पूर्णा ताल। कौन सा ताल है? पूर्णा ताल। तो कभी कभी पूछ लेगा सात ताल में कौन सा ताल शामिल नहीं है ना, तो ये सातों के सातों ताल आपको याद रखने। इसके अलावा देखो भीमताल के बारे में याद रखना, भीमताल कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील या सबसे बड़ी झील या सबसे बड़ा ताल। इसके अलावा जो ये भीमताल है ये कमल के फूल और कमल ककड़ी के लिए प्रसिद्ध है। कमल ककड़ी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है, कमल और कमल ककड़ी के लिए प्रसिद्ध, ठीक। और सबसे बड़ा ताल कौन सा है? भीमताल। और लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि सबसे गहरा ताल कौन सा है, तब नौकुचिया ताल आ जाएगा। और अगर ये आ जाएगा उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल सहस्त्र ताल, और ये कहां पर है? टेरी गढ़वाल में, ठीक है। चल अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है आपके पास काठ गोदाम। अब चलो इसमें करेंगे हमने कि किस नदी पे कौन कौन से शहर है। काठ गोदाम किस नदी के तट पे बसा है? तो किस नदी के तट पे बसा है काठ गोदाम? बताओ कौन सा है? गौला नदी के तट पे बसा है। इसी गौला नदी के तट पे और कई सारे शहर भी हैं, जैसे कौन कौन से बताओ? एक है हल्द्वानी, सबसे मूल रूप से है ना, कौन सा शहर है? हल्द्वानी। हल्द्वानी के अलावा अगर हम और देखें तो आपका रानी बाग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रानी बाग हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा लाल कुआं, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? लाल कुआं हो जाएगा। और अगर हम उधम सिंह नगर में बात करें तो एक शहर आपने सुना होगा किच्छा, और इसी किच्छा नामक स्थान पे ये क्या हो जाती है? राज्य से बाहर हो जाती है। राज्य से क्या होती है? बाहर होती है। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि जो गौला नदी है वो राज्य में किस शहर से राज्य से बाहर हो जाती है। तो देखो गौला नदी के किनारे हल्द्वानी, रानीबाग, लाल कुआं, किच्छा, और किच्छा में क्या होती है? राज्य से बाहर हो जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गौला नदी निकलती कहां से है, तो कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? तो कहां पे? जो नैनीताल है, नैनीताल के सात ताल पहाड़ पानी नामक एक जगह पड़ती है, वहां से ये नदी निकलती है। कौन सी? गौला नदी। उसके अलावा देखो पनार नदी की बात करें तो पनार नदी आपकी कहां से निकलती है? अल्मोड़ा से निकलती है। और फिर ये आगे पिथौरागढ़ में जाकर के कहां पर? सरयू नदी में मिल जाती है। कहां पे मिल जाती है? सरयू नदी में। और सरयू नदी में कहां पे मिलती है? रामेश्वर, भिकियासैंण। सरयू नदी भिकियासैंण कहां से आ जाएगा? सरयू नदी तो उधर जाती है ना, पिथौरागढ़ में। सरयू नदी तो अल्मोड़ा में बहती नहीं है ना, वो उधर जाएगी ना, इधर कहाँ आएगा? अल्मोड़ा की तरफ थोड़ी आएगा। बागेश्वर से निकलती है, आगे बढ़ते बढ़ते आपकी कहाँ पहुंच जाएगी? पंचेश्वर नामक स्थान पे इसका क्या हो जाएगा? संगम हो जाएगा काली नदी के साथ। तो पनार नदी के संगम, जहां पे इसका सरयू के साथ संगम होता है, उस स्थान का नाम क्या है? तो उस स्थान का नाम है रामेश्वर। क्या है? रामेश्वर है, ठीक है। चलो अगर मैं कोसी की बात करूं तो देखो कोसी जो निकलती है वो कहां से निकलती है? धार पानी धार, ठीक है। कहां से? धार पानी धार, धार पानी धार। और ये कहां पर है स्थान? कौसानी के आसपास है। और इसी कोसी नदी पर जो शहर है इसके आसपास या इस नदी के किनारे एक आपका कौसानी हो गया, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखें तो एक स्थान है आपका हवाला बाग। कौन सा है? हवाला बाग, हवाला बाग। इसके अलावा एक स्थान है ककड़ी घाट, ककड़ी घाट हो गया। इसके अलावा एक स्थान जो अभी आप कह रहे थे कौन सा? भिकियासैंण, ठीक है। ये स्थान आपको याद रखने, भिकियासैंण हो गया। और भिकियासैंण के अलावा एक स्थान और अगर आप देख सकते हैं, नहीं भिकियासैंण रामगंगा पे है ना, भिकियासैंण मत करना, कौसानी, हवालाबाग, ककड़ी घाट, रामनगर करना, रामनगर, ठीक है, रामनगर। और रामनगर के बाद और एक लास्ट स्थान है, उस स्थान का नाम है सुल्तानपुर। और ये सुल्तानपुर कहां पर है? उधम सिंह नगर, ठीक है, सुल्तानपुर। और यहीं से क्या हो जाती है? राज्य से बाहर हो जाती है।
ठीक है, राज्य से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। कैची धाम हो जाएगा आपका, हाँ कोसी, कोसी नदी हो जाएगा कैची धाम, ठीक है। चलो कैची भी लिख सकते हैं आप, कैची धाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। रामगंगा की बात करें तो रामगंगा कहां से निकलती है, कहां से निकलती है रामगंगा, बताओ। दूधातोली पर्वत श्रेणी से, कहां से निकलती है, दूधातोली से निकलती है ना, दूधातोली से निकलती है, ठीक। और अगर आपको पता हो कि दूधातोली से 5 नदियां निकलती है, बताओ 5 नदियां कौन कौन सी, आठाघाट, हाँ विनो, पूर्वी और पश्चिमी नया, और रामगंगा। इसी दूधातोली पर्वत श्रेणी को क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का पामीर कहते हैं, क्यों, क्योंकि क्या है, एक पठार की तरह। और उत्तराखंड में पठार को क्या बोलते हैं, हाँ पिछले सेशन में बताया था मैंने, क्या बोलते हैं, राठ, राठ कहते हैं। इसलिए तो वहां पे जो जाति रहती है, जो समुदाय, उसको राठी बोलते हैं, है ना, पौड़ी वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। तो रामगंगा में देखो, रामगंगा के आसपास कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो थोड़ा ये देखिए, एक स्थान है गढ़ाई, कौन सा है, गढ़ाई। इसके अलावा चौखुटिया, चौखुटिया। इसके अलावा एक स्थान है भिकियासेन, ठीक है, भिकियासेन हो गया, गढ़ाई, चौखुटिया, भिकियासेन। उसके अलावा हाट हो गया, हाट। और एक और महत्वपूर्ण स्थान है ऐतिहासिक रूप से, जिसका नाम क्या है, दीघाट, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसे नहीं कि वो कुछ भी पूछ लेगा, जो थोड़ा फेमस नाम है या जिनकी कुछ स्टोरी है, ऐसे स्थानों पूछ लेता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है आपके पास 42, और 42 की बात करें, देखो डोबरा चाटी पुल, बीच में खूब न्यूज में था ये प्रश्न। डोबरा चाटी पुल पहली बात है कहां पर, टिहरी में, टिहरी झील के ऊपर है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, 725 मीटर है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट लिखना कि यह भारत का, लिखो भारत का सबसे लंबा, यह भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल, यह भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल, सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है, सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन जानते हैं, थोड़ा झूलता है ना, ठीक है। सिंगल लेन है, सिंगल लेन का मतलब या तो गाड़ी ऐसे जा सकती है या ऐसे आ सकती है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। चल अभी सिलक्यारा सुरंग वाला भी आ रखा था ना, सिलक्यारा सुरंग की लंबाई, हाँ पेपर आया था ना कल पीसीएस में परसों, सिलक्यारा सुरंग की लंबाई आपका था, पीसीएस का पेपर नहीं था किसी ने, चलो कोई बात। देखो यहाँ पे हमें मैच करना है कि किसकी जनसंख्या कितनी है। मुस्लिम आबादी की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो देखो ये 13.95 है, हिंदू पॉपुलेशन कितनी है 82.97, सिख आबादी की बात करें तो आपका 2.34, और वहीं ईसाई आबादी की बात करें 0.37%, ठीक है। ये धार्मिक डेटा है, धर्म के आधार पर जो जनसंख्या है। इसके अलावा अगर बात करें कि उत्तराखंड की, अगर ये आता है कि उत्तराखंड पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो कितना है, कितना है? इतना ज्यादा, हाँ 0.83, ठीक है। अगर पूरे भारत में उत्तराखंड का हिस्सा आता है तो 0.83, और अगर ये आ जाए कि उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है, हाँ 1,86,263, 263, 83 नहीं है ना, ठीक है 263, ठीक है। चलिए जी अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में कुल कर्मकार में कृषक हैं, कितना है 27%, ठीक है। अगर ये आ जाए कि उत्तराखंड की कितनी जनसंख्या कृषि पे डिपेंड करती है तो कितनी हो जाएगी तब, हाँ कृषि पे कितने लोग डिपेंड करते हैं, तब 70% हो जाएगा। उत्तराखंड की 70% जनसंख्या कृषि पे क्या करती है, आश्रित रहती है ना। लेकिन यहाँ पे कर्मकार पूछे, कर्मकार का मतलब है एम्प्लॉय एक प्रकार से, ठीक है। निम्नलिखित में से ये देखना आपको सुमेलित कौन सा है, देखो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, हाँ प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, कौन है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, याद नहीं आ रहा है ना ऑप्शन दो बता दोगे,
एक है आर के धर, एक है अशोक अवेंद्र देसाई, एक है क्या बोलेंगे, आर के धर, ये है ना। चलो कौन है, आर के धर है, ये ध्यान रखना है। उत्तराखंड के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, आर के धर है। उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता क्या नंदा वल्लभ तिवारी है, नहीं जी, कौन है, मेहरबान सिंह नेगी। कौन है, मेहरबान सिंह नेगी, मेहरबान सिंह नेगी। उसके अलावा उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री क्या इंदु कुमार पांडे, ये तो कभी मुख्यमंत्री रहे नहीं। कौन है, नित्यानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले सीएम बने। और लास्ट है उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल, ये बात बिल्कुल सही है, मार्गरेट अल्वा। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो केवल ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये पीसीएस में आ रखा था ये प्रश्न। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक पुष्पेश पंत द्वारा नहीं लिखी गई। तो फ्रॉम द किंग्स टेबल टू स्ट्रीट फूड, बिल्कुल ये लिखी गई है। विक्ट्री मंत्रा, द लीडर्स पाथ टू सक्सेस, ये भी बिल्कुल लिखी गई है। हिमालय के बर्फ, ये नहीं लिखी गई है। ठीक है, ये लिखी गई किसके द्वारा, तो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई। और अगला है लज्जतनामा, ये भी बिल्कुल उन्हीं के द्वारा। तो करेक्ट आंसर कौन सा है यहाँ पे, ये वाला है। ये तीनों किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो पुष्पेश पंत के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के वृक्ष एवं वनस्पतियों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। अगर मैं बात करूं, देखो जो खैर है, खैर से क्या बनाया जाता है, तो खैर से कत्था बनाया जाता है। भोजपत्र के तने से कागज बनाया जाता है। देवदार से क्या बनाया जाता है, तो देखो सुगंधित तेल बनाया जाता है। और विलो से क्या बनाया जाता है, बैट बनाया जाता है। इसके अलावा जो चीड़ होता है, चीड़ से क्या निकाला जाता है, लीसा, उसको क्या बोलते हैं, टर्पेंटाइन या तारपिन, तारपिन बोला जाता है। जो जनरली आपके सड़क बनाई जाती है ना, उसमें सड़क को पक्की करने के काम आता है। इसके अलावा जैसे विलो होता है, विलो से क्या बनाए जाते हैं, बैट बनाए जाते हैं। अगर एक दो चीज और लिखनी है, आप लिख सकते हैं कि जैसे आपको है कौन सा वाला, जैसे बबूल से क्या बनाया जाता है, रंग बनाया जाता है ना, बुरांस से रंग और जूस बनाया जाता है। इसके अलावा जैसे बेत है, बांस है, रिंगाल है, इससे क्या बनाया जाता है, हाँ जो फर्नीचर वाली चीजें है ना, फर्नीचर जो गृह उपयोगी सामान होते हैं, जैसे टोकरी बना दी, कोई कुछ और बना दिया, टेबल बना दिया, ठीक है, कुछ और बना दिया। ठीक है, इसके अलावा जैसे सेमल है, गुरेल है, चीड़ है, इससे माचिस की डिबियां बनाई जाती है, जो तीली होती है ना, वो इसी से बनाई जाती है। ठीक, और जो वॉलनट, ये लिख देना कहीं पे, वॉलनट और साल की लकड़ी से, ये इंपॉर्टेंट है, वॉलनट, हाँ ठीक है, वॉलनट और साल की लकड़ी से क्या बनाया जाता है, वाद्य यंत्र बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, वाद्य यंत्र बनाया जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आओ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, और ये है आंदोलन को उसके साथ मैच करना है। सबसे पहले रवाई मूवमेंट, शायद मैंने ये पहले बता चुका आपको। ठीक है, 30 मई 1930 को हुआ था, है ना, और किसके अगेंस्ट हुआ था, टिहरी रियासत के अगेंस्ट हुआ था, है ना। रवाई में एक स्थान पड़ता है जिसको बोलते हैं तिलाड़ी, और तिलाड़ी में इन लोगों ने क्या रखी थी, बैठक रखी थी, किसके विरोध में, टिहरी रियासत के विरोध में, हम कर नहीं देंगे, है ना, हम अलग ही हैं आज से। तो फिर आपको पता है उस टाइम पे कौन थे वहां के मेन आदमी, चक्रधर जुयाल, क्योंकि उस टाइम पे नरेंद्र शाह कहाँ जा रखे थे, विदेश यात्रा पे जा रखे थे। तो नरेंद्र शाह वैसे एक अच्छे राजा थे, अच्छे शासक थे, लेकिन उनकी दिक्कत ये थी कि जब प्रॉब्लम आती थी वो बाहर चले जाते थे, उस टाइम उनकी ये समस्या थी। वैसे ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, बहुत अच्छे से काम भी किया उन्होंने टिहरी रियासत में, लेकिन समस्या ये थी, और ऐसे टाइम पे वो सारा चार्ज इसी आदमी को दे देता था। तो फिर जैसे वहां पे बैठक हुई तो सीधे उसने गोली चलाने के आदेश दे दिया, और इसी को तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है, या रवाई आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उसने गोली चलाई, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, हाँ गढ़वाल का जनरल डायर, और इस घटना को क्या बोलते हैं, गढ़वाल का जलियांवाला बाग कहते हैं। ठीक है, चिपको मूवमेंट की अगर हम बात करें तो चिपको मूवमेंट कब होता है, तो ये 26 मार्च 1974 को होता है। ठीक है, और इसकी जो मेन थी वो कौन थी, गौरा देवी। गौरा देवी को पता है आपको कब पुरस्कार मिला, 1986 में कौन सा पुरस्कार मिला, तो पुरस्कार का नाम था वृक्ष मानव पुरस्कार, वृक्ष मानव पुरस्कार। 1987 में इसी चिपको मूवमेंट को एक पुरस्कार दिया जाता है, और उस पुरस्कार का नाम था समयक जीविका पुरस्कार। क्या दिया गया, समयक जीविका पुरस्कार दिया गया।
इसके अलावा चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े हुए थे, चंडी प्रसाद भट्ट जुड़े हुए थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मूल रूप से ग्राउंड पे चिपको आंदोलन से कौन व्यक्ति जुड़ा था, अगर ऑप्शन आ जाए सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, तब इन दोनों में से कौन सा होगा? कौन होगा फिर? ग्राउंड, जो ग्राउंड में जुड़े हुए थे, तो फिर आपका आंसर होगा चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, ध्यान रखना, ये ग्राउंड में जुड़े हुए थे। सुंदरलाल बहुगुणा को इसलिए माना जाता है, वो डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व थोड़ी थे इस चिपको आंदोलन में, ये चमोली में थोड़ा ना गए सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा उस टाइम पे दिल्ली में रहते थे। इन्होंने इस आंदोलन को समाचार पत्र और पत्रिका के माध्यम से पूरे भारत में फैलाया था। ठीक है, तो इसीलिए चिपको आंदोलन को अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई तो किसने दिलाई? सुंदरलाल बहुगुणा ने दी। तो सुंदरलाल बहुगुणा वहां थोड़ी थे जब चिपको मूवमेंट हो रहा था, वहां कौन थे? गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और लोग थे। लेकिन एक होता ना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन को फैलाना, तो ये आपके पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से हो सकता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से हो सकता है ना? तो ये किसने किया? ये किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, चल इसके अलावा देखो रक्षा सूत्र मूवमेंट की बात करें तो ये कब चलाया गया? 1994 में। ठीक है, और रक्षा सूत्र कहां पे चला? तो ये टिहरी का भिलंगना क्षेत्र है, वहां पे चला गया। वहां पे जो वहां की महिलाएं थी, इन्होंने उन वृक्षों पे क्या बांधे? पेड़ पे रक्षा सूत्र बांध दिया, है ना? आज जैसे हम इनकी रक्षा, जैसे होता है ना रक्षाबंधन, तो बहन भाई की याद में करता है, मतलब बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है ना, ताकि भाई बहन को क्या करे? प्रोटेक्ट करे, है ना? तो इन्होंने कहा देखो हम आप पे रक्षा सूत्र बना रहे हैं, आज के बाद आपको प्रोटेक्शन कौन करेगा? मैं करूंगा। ठीक है, छीनो झपटो आंदोलन, छीनो झपटो आंदोलन बताओ ये कब हुआ? 1998 में। और ये कहां पे हुआ? तो चमोली का रैणी गांव, इसके अलावा चमोली का लाता गांव। यहाँ पे इन लोगों ने बोला यार हमारा तो ये पारंपरिक अधिकार है, जंगलों पे हमारा क्या है? पारंपरिक अधिकार है। आज आपने यहाँ पे क्या बना दिया? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान बनाया। हमने बोला था ये बनाओ, है ना? हम तो यार सालों से, और हमारा जीवन ही जंगल है, और आप कह रहे हैं कि आप जंगल में बचाओ, ये कौन सी बात होगी? है ना? सारा जंगल पे किसका अधिकार हो गया? वन विभाग का अधिकार हो गया। तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, इसीलिए सभी लोग खड़े हुए और इन्होंने आंदोलन किया, और ये जबरदस्ती वहां का नेशनल पार्क में घुसे ये लोग, है ना? तो इसी को किस नाम से जाना जाता है? छीनो झपटो आंदोलन के रूप में जाना जाता है। बाकी आप मिलान कर लेना। ठीक, अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का कौन सा बुग्याल है जो बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है? तो कौन सा बुग्याल है ऐसा? कौन सा है? कैला बुग्याल है। ठीक है, कैला बुग्याल। इसके अलावा देखो अगर गुरसो की बात करें तो गुरसो कहां पर है? कहां पर है? हाथी पर्वत। हाथी पर्वत मतलब औली के निकट, ये भी आपका चमोली में ही है। जौराई की बात करें, जौराई कहां है? जौराई कहां पर है आपका? टिहरी में है। ठीक है, जौराई कहां पे हो जाएगा? टिहरी गढ़वाल में हो जाएगा। इसके अलावा खतलिंग की बात करें तो ये भी सबको पता है टिहरी में। ठीक, और बाकी चमोली में कई सारे रूपकुंड है, बेदनी है ना? इसके अलावा आपके बेनीताल है, भिकल ताल है। ठीक है, कई सारे क्या है? बुग्याल। अगला आ जाओ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास कौन सा है? तो देखो इसे क्या है? पंवार वंश के शासक अजयपाल के संदर्भ में सही है। तो देखो इसने अपनी राजधानी कहाँ? देवलगढ़ थी, जिसे बाद में चांदपुर ले गया, तो बिल्कुल गलत हो गया भाई, चांदपुर से इधर ले गया था, है ना? अजयपाल के समय चंद राजा कीर्तिचंद का आक्रमण गढ़ देश पे हुआ, सही बात है। अंतिम रूप से इसने अपनी राजधानी श्रीनगर, ये भी ठीक है ना? और कौन सा बचा? हो गया सारे। और पहला वाला इसे पंवार वंश का वास्ते, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो केवल डी वाला गलत है, हमें क्या बताना था? सही। ठीक है, बाकी कूट देख लेना आप अपने हिसाब से। ठीक है, चल अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किसने भाग लिया था? तो किसने लिया था? ये ज्वालादत्त जोशी के द्वारा लिया गया था, है ना? चलो जी अगला प्रश्न आ जाओ। देखो गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में की थी, है ना? कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का विकास करने के लिए। अगला है महाभारत में कुड़िन नरेश किस नाम से जानते थे? द्विज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसके अलावा अच्छा सॉरी द्विज श्रेष्ठ, द्विज वहां पे हाँ जो वो होता था, जो लोग होते थे सबको। ठीक है, ध्यान रखना। चलो जी अगला प्रश्न, अगला है आपके सामने। कितना हुआ टाइम? ठीक है, ज्यादा हो गया ना। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम है, तो देखो कौन कौन से? एक है शिवदत्त है, शिवपालित है और हरिदत्त है। अल्मोड़ा टाइप किससे संबंधित? सबसे पहले ये बताओ, तो ये किस वंश से संबंधित है? तो कुड़िंद वंश से संबंधित है।
कुड़िंद वंश से संबंधित है। और कुड़िंदों के 3 प्रकार के सिक्के मिले हैं। एक को बोलते हैं अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, दूसरा कौन सा है, छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के, और तीसरा कौन सा है, अमोघ भूति प्रकार के सिक्के, अमोघ भूति प्रकार के सिक्के। और जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं, इन्हीं अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में 8 राजाओं का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। कितने राजाओं का, 8 राजाओं का उल्लेख मिलता है। देखो 3 राजा तो ये है, इन 3 राजाओं के अलावा 5 राजा और हैं, और ये 5 राजा हैं आपके पास कौन कौन से, तो ये है आपके पास कौन कौन से, एक है कौन, गंगदत्त है, धनभूति है, अमोदभूति है, भानु है और रावण है। ठीक है, ये 5 लोग और हैं, और 3 लोग आपके ये हो जाएंगे। ठीक, चलिए इसके अलावा अगला प्रश्न है, कौन सा हो जाएगा, 54। गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन कहां पे हुआ, तो प्रथम अधिवेशन होता है कोटद्वार में। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि गढ़वाल परिषद की स्थापना कब हुई, तो स्थापना हो जाएगा कब, 1920 में हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है कि गढ़वाल कांग्रेस कमेटी, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना, कांग्रेस कमेटी की स्थापना, तो गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई कब, तो ये 1918 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो गढ़वाल में 2 प्रमुख रूप से बना, एक गढ़वाल परिषद और दूसरा कौन सा, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी। अगर कुमाऊं परिषद आ जाए तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 हो जाएगा। ठीक, चलो, और कहां पे हुई थी, नैनीताल के मंझेड़ा में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आ जाओ कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड की सभा के सदस्य अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें, तो आंसर नंबर बी 178 यहाँ पे अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में बात करता है। अगर हम 176 की बात करें तो 176 में क्या है, राज्यपाल का अभिभाषण, क्या है, राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण। जनरली क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष में जो विधानसभा का पहला सत्र होता है, उस पहले सत्र को संबोधन कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसके अलावा जब भी कोई नई सरकार बनती है तो नई सरकार के गठन होने के बाद जो नई विधानसभा होती है उसको संबोधन करने का जो होता है वो भी इसी में दे रखा है। इसी को क्या बोलते हैं, राज्यपाल का अभिभाषण, यानी पहला भाषण। उसके बाद 177, अगर अनुच्छेद 177 की बात करें तो यहाँ पे जो मंत्री होते हैं, मंत्री और जो महाधिवक्ता होता है, इनके विधानसभा में विशेष अधिकार से संबंधित है। महाधिवक्ता का किसमें, हाँ, विधानसभा में विशेषाधिकार, जो विशेष अधिकार है, जैसे ये विधानसभा में बोल सकते हैं, विधान परिषद में बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मत नहीं दे सकते, ये ध्यान रखना। ठीक है, मंत्री और महाधिवक्ता मत नहीं दे सकता है। मत तभी देगा जिस सदन का वो सदस्य होगा, अदरवाइज मत नहीं दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद अनुच्छेद 180 की बात करें तो ये क्या बोलता है कि अगर मान लो विधानसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद क्या है, अगर रिक्त है, उपाध्यक्ष का क्या है पद, अगर रिक्त है तो ऐसी कंडीशन में विधानसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। ठीक है, हाँ, तो जो इसका नीचे वाला होगा, या विधानसभा क्या करेगी, अपने में से किसी एक व्यक्ति को बोलेगी आज की अध्यक्षता आप कर लो। अगर मान लो अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो तब अपने में से किसी एक आदमी को क्या बनाएंगे, अध्यक्ष बना देंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, और प्रश्न संख्या है आपके पास, उत्तराखंड में ग्राम सभा घोषित करने का अधिकार किसे है, ये राज्य सरकार को। ठीक है, चलो जी, ये प्रश्न आया हुआ था किसी पेपर में। अगला प्रश्न आ जाओ 57 में देखना, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में, ठीक है, कौन सी चीज सही है, तो देखो अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें आरक्षित है, तो ये बिल्कुल सही है। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हरिद्वार में, बिल्कुल सही है। कितनी सीटें, 11 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं, तो अनुसूचित जाति के लिए 2 थोड़ी है, कितनी है, हैं? 1 सीट है। ठीक है, 1 सीट है, और वो एक कौन सी है, तो अल्मोड़ा सीट है। ठीक है, और उसके अलावा मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मतदाता की संख्या की दृष्टि से पौड़ी जो लोकसभा सीट है सबसे बड़ी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सबसे छोटी नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से, अच्छा, ठीक है, हाँ, ये सबसे छोटी, ये ठीक है। एरिया के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा होगा, लेकिन मतदाता की दृष्टि से सबसे छोटा होगा। हरिद्वार
एरिया के हिसाब से सबसे छोटा लेकिन जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत हुआ? अच्छा, केवल ये वाला यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, हमें क्या दिखाना था? सही दिखाना था यहाँ पे, तो 1 2 और गलत दिखाना था। अच्छा, ये भी तो गलत है ना, तीसरा गलत। अच्छा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आ जाओ। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान हमेशा कौन देता है? उत्तराखंड भाषा संस्थान देता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय कहां खोला जाएगा? बिल्कुल गलत आंसर, चंपावत नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, पहला जो खोला जाएगा खेल विश्वविद्यालय वो कहां पे खोला जाएगा? कहां पे बोला आपने? चंपावत में। हाँ, देखो खेल विश्वविद्यालय की बात हो रही है कहां पे? हल्द्वानी में। तो हल्द्वानी कहां पे आता है? नैनीताल में आता है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रश्न ये होता कि पहला फर्स्ट महिला स्पोर्ट्स कॉलेज है ना, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, तो तब आपका आंसर बिल्कुल सही कौन था? चंपावत का कौन सा स्थान? लोहाघाट। ठीक है, तो लोहाघाट में पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया गया। ठीक है, लेकिन जो उत्तराखंड सरकार ने सोचा है कि हम महिला विश्वविद्यालय बनाएंगे, खेल विश्वविद्यालय, तो वहां पे कहां पे है? वो हल्द्वानी के लिए बोला गया है। ठीक है, चलो जी। पहला ये यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अंतर है। तो पहले जैसे अभी तो कॉलेज जैसे महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज भी है देहरादून में, है ना, तो वैसा कॉलेज लोहाघाट चंपावत में बनाया गया। और अगर जब खेल विश्वविद्यालय की बात करें, महिला विश्वविद्यालय है ना, तो वो कहां पे? हल्द्वानी में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है 60वां और ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। और यहाँ पे देखो, उत्तराखंड सरकार द्वारा गंगा और शारदा नदियों के किनारे गलियारों का जो मुख्य उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या रखा गया है? तो उद्देश्य रखा गया आपका धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना। ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से ये इसका आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है आपका। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने हो रहे हैं आपके अभी उत्तराखंड से? है नहीं, अभी कितना लग रहा है? लग रहा है काफी क्वेश्चन सही है ना, 25-30 तो हो जाएंगे ना सही, उससे ज्यादा ही। हाँ, 25-30 अगर हो रहे हैं तो धीरे धीरे अपने आप को क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो बाकी आराम से देखो, बार बार इनको रिवाइज करते रहो। और जैसे मैंने आपको कहा कि उन प्रश्नों को टैकल करना जो नहीं आते, मेन उन पे ज्यादा ध्यान देना है ना, तो ऐसे प्रश्नों को स्टार कर लेना। ठीक, जैसे कोई नया प्रश्न मिल गया, थोड़ा अलग मिल गया। ठीक है, चल तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।